चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम करने वाले हैं बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो क्लास 8 है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं, MCQ शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, यानी कि दीवार के अंदर को पाइप कैसे डाला जाता है। तो क्या देखा जाता है कि पाइप की मोटाई कितना है, ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करके उसमें पाइप डाला जाता है। तो हम पाइप का, जैसे पाइप है, दीवार को अंदर डालना है तो इसका व्यास देखते हैं, ठीक है, इसका बाहरी व्यास देखते हैं कि कितना मोटा पाइप है या पतला पाइप है, ठीक है। तो उसका बाह्य व्यास देखा जाता है, ठीक है। किसमें देखेंगे? MM में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य व्यास, ठीक है। लंबाई से नहीं मतलब, लंबाई तो कितना हो भी, चाहे दीवार छोटा है चाहे बड़ा है तो उसके हिसाब से रहेगा। दीवार की मोटाई से भी नहीं मतलब है। फिर आंतरिक व्यास MM में, आंतरिक व्यास से भी नहीं मतलब, हम बाहरी व्यास देखते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। यानी देखिए ये एक पुनः तार बांधने योग्य एक फ्यूज है, ठीक है, जिसे कहते हैं रिवायरेबल फ्यूज। जो आपके घरों में जनरली जो फ्यूज बांधते हैं, जो तार लगाते हैं ना, उसी की बात कर रहा है। तो इस फ्यूज को, इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है 1.1। तो 1.11 क्या होता है? ये फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 1.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर गांठ का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप होल्डर जब लगाते हैं तो उसके अंदर गांठ मार दी जाती है कि होल्डर से गांठ मारने से क्या होता है, जो टर्मिनल पे दबाव नहीं पड़ता है, तो समान टर्मिनल पे तनाव को कम करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हैं। अगला है, फ्यूज का कौन सा प्रकार है, ठीक है। दिया है चाकूधार कार्टिज फ्यूज, HRC फ्यूज, फेरुल कॉन्ट्रैक्ट कार्टिज फ्यूज और डायड पेच प्रकार कार्टिज फ्यूज। तो देखिए जो हाई वोल्टेज के लिए हम इस फ्यूज को यूज करते हैं, जो आपके सामने है, ज्यादा जहाँ पे 11 kV की जगह पे हम इसको लगाते हैं, तो ये आपका HRC फ्यूज है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, HRC फ्यूज। अगला है, ये पूछा है कि विद्युत सामग्री का क्या नाम है। तो देखिए गोलियत एडिशन स्क्रू लैम्प होल्डर है। क्या है इसको, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गोलियत एडिशन स्क्रू लैम्प होल्डर। पहला दिया है ब्रैकेट होल्डर, वो भी नहीं होगा, एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर नहीं है, कोड सिक्वल लैम्प होल्डर नहीं है, जबकि इसका आंसर डी सही हो जाएगा, गोलियत एडिशन स्क्रू लैम्प होल्डर। अगला है, दिया जो वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है, ठीक है। तो ये फिगर बनाया हुआ है, ये एक लिंक है, ठीक है। क्या है? लिंक है, मेल फीमेल का। जैसे आप सॉकेट और प्लग को खोजते हैं ना, तो उसका सिंबल है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, लिंक सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? लिंक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है CBL के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। तो जो हमारा यल सीरीज का होता है उसको हम गीजर में यूज करते हैं। किसमें करते हैं? गीजर में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यल
श्रेणी एमसीबी द्वारा किसको करते हैं, गीजर में करते हैं। अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन का है किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। तो ये देखिए एक टू वे कनेक्शन है, यानी एक बल्ब को दो जगह से नियंत्रित करने के लिए है। तो ठीक है, तो ये कौन सी स्विच का उपयोग किया गया है, देखिए इसमें 3 टर्मिनल है और टू वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3। तो इसमें भी 3 टर्मिनल है, तो ये कौन सी स्विच है, टू वे स्विच है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या होगा, बी, टू वे स्विच। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। यानी देखिए कम वोल्टेज की केबल है, मान लीजिए 400 की केबल है, वोल्टेज आने की, अब हम उसको 600 पे जोड़ दिए तो क्या इफेक्ट होगा, उसमें इफेक्ट यही होगा कि हीट ज्यादा होगी, गर्मी के कारण वो क्या हो जाएगी, केबल खराब हो जाएगी, ठीक ना, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है मनीष। चलिए अगला है, देखिए ये एक बैंड है और ये एक निरीक्षण बैंड है। जैसे आपका वायरिंग लगा हुआ है तो ये एक निरीक्षण बैंड है, इसको हम खोल के यहाँ से सरका देंगे तो ये खुल जाएगा और इसमें देख सकते हैं कि तार की स्थिति क्या है, शॉर्ट है या खुला हुआ है। तो इसको बोलते हैं निरीक्षण बैंड। क्या बोलते हैं, निरीक्षण बैंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा, निरीक्षण बैंड। अगला सवाल है, दिया है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक बल्ब को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, 2 टू वे स्विच लेते हैं और एक इंटरमीडिएट स्विच लेते हैं। तो कितने टू वे स्विच हो गए, 1 और 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 2 लेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। ठीक है, तो देखिए कंसील्ड वायरिंग जो होती है दीवार के अंदर की जाती है, जो कट करके उसके अंदर पाइप डाल के हम करते हैं तो उसको कहते हैं कंसील्ड वायरिंग। इससे ये फायदा रहता है कि तार को यांत्रिक चोट से बचाता है, ठीक है, और नमी से भी बचाता है, बाहरी मौसम के प्रभाव से भी क्या करेगा, बचाएगा। तो नमी से सुरक्षा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, संभालने में आसान नहीं, कम वोल्टेज पात नहीं, उच्च कुचालक नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नमी से सुरक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि आरेख का नाम क्या है। देखिए टू वे एक लैंप को 2 जगह से ऑन ऑफ किया जा रहा है, दिखाया गया है। ठीक है, ये पूछा है क्या है, ये योजना है कि परिपथ है कि लेआउट है कि वायरिंग आरेख है, क्या है। तो ये सर्किट डायग्राम है। जब ये सबसे पहले ये हमारा क्या दिख रहा है, सर्किट डायग्राम यानी परिपथ आरेख। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एचआरसी फ्यूज फ्यूजिंग गुणांक कितना है। तो एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 होता है। क्या होता है, 1.11 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, अगला है किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है फेरेड रिले, बी है उष्मीय रिले, सी है इंपल्स रिले, डी है ड्राई रीड रिले। ठीक है, तो जो है कि हम एसी और डीसी दोनों पे किसको यूज कर सकते हैं, इंपल्स रिले को, यानी कि आवेगी रिले को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, देखिए ये लिंक कनेक्शन दिया गया है 16 एम्पियर का
और ये उपकरण में देखेंगे आप पुराना वाला प्रेस वगैरह होता है तो उसमें डायरेक्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन है 2 पिन प्लग, बी है 3 पिन प्लग, सी है सीधे प्रवेश के साथ लव संयोजक, डी है बगल में प्रवेश के साथ चपेट संयोजक। तो सी हो जाएगा सीधे प्रवेश के साथ लव संयोजक, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है सामग्री का प्रतीक का नाम क्या है। तो देखिए एक टू वे स्विच है, क्या है, अगर देखिए इस तरीके से रहे तो 1 में होता है, अगर 2 बना दे तो 2 वे हो जाएगा, तो 2 वे स्विच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 वे स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है घरेलू तारों में लचीले तारों का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कि संयोजित वायरिंग, परमानेंट कनेक्शन, दिया रन केबल थ्रो होल सेलिंग में माध्यम से केबल चलाएं, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो घरेलू तारों में लचीलों का उद्देश्य ये है कि उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, तो ऑप्शन डी से जाएगा ट्रांसपोर्टेबल उपकरण में कनेक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा, देखिए अगर कम एम्पियर के लिए मान लीजिए 32 64 तो एमसीबी का यूज करते हैं, ठीक है। वहीं पे जब 100 एम्पियर की बात आती है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, एमसीसीबी का, एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है तांबे के फ्यूज तार पर टीन की कोटिंग का क्या उद्देश्य है। कह रहा देखिए तांबे का जो फ्यूज बनाया जाता है उसमें टीन की एक लेयर लगा दी जाती है, कोटिंग की जाती है, उससे हमारा तार जो है जल्दी परिपथ में गलता नहीं है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, तांबे की तार का ऑक्सीकरण को रोकना होता है। क्या करता है, तांबे के तार के ऑक्सीकरण को रोक देता है। दिया है कि उच्च तापमान सहना नहीं, फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि ये भी नहीं होगा, और आपका सी हो जाएगा, तांबे के तार के ऑक्सीकरण को रोकना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण जब नहीं होगा तो वो तार जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है। तो 4 कुचालित मतलब इंसुलेटेड चालक के समूह को क्या कहते हैं, तो 4 इंसुलेटेड चालक के समूह को क्वेड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेड कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। जबकि ऑप्शन ए जोड़ा, सी है कोर, डी है लेयर, तो ये सब नहीं होगा, इसका हो जाएगा सी क्वेड। अगला दिया है 4 कुचालित चालकों के समूह को लैंप नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं। ठीक है, कह रहा है 4 कुचालित चालकों का समूह लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 वे, तो 3 लगाते हैं, एक इंटरमीडिएट रहेगा और 3 2 वे स्विच लगा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। मतलब देखिए बहुमंजिला का मतलब कि एक फ्लोर के बाद दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, ठीक। तो इस पे जब वायरिंग से ले जाने में ये फायदा होता है कि जब कोई फॉल्ट आता है तो उसमें फ्यूज के साथ दोष को ढूंढने में सरलता होती है, ठीक है। बहुमंजिला में उसका जो फॉल्ट ढूंढने में आसानी हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है।
मतलब तो सीलिंग स्क्रू छेद भरने के लिए, तो छेद भरने के लिए हम नायलॉन का यूज करते हैं, नायलॉन उसमें भर देते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन। अगला देखिए क्वेश्चन है, देखिए एक सिंबल है, तो कह रहा है कि ये किसका सिंबल है? ऑप्शन ए है मेज पंखा, बी है छत का पंखा, सी है ब्रैकेट पंखा, और डी दे रखा है एग्जॉस्ट फैन। तो देखिए जो ये है, ऐसे अगर हम बना देंगे तो इसको कहते हैं छत का पंखा यानी सीलिंग फैन। छत का पंखा, अगर इसी को ऐसे गोला के अंदर बना देंगे तो ये ब्रैकेट पंखा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, सीलिंग फैन। ये फिगर किसका है? सीलिंग फैन का है। देखिए ये एक रिले है जो उच्च पावर के लिए यूज किया जाता है, तो इसका नाम पूछा है कि इस रिले का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं ड्राई रीड रिले। क्या कहते हैं? देखिए इम्पल्स रिले नहीं होगा, और ये भी चुंबकीय रिले भी नहीं, ये गीला, ये क्या है? बी सही है, ड्राई रीड रिले। अब देखिए यहाँ पर आरेख का नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम? यहाँ पे दे रखा है लेआउट प्लान आरेख, बी दे रखा है वायरिंग डायग्राम, सी है इंस्टॉलेशन प्लान, और डी दिया है सिस्टमेटिक डायग्राम। तो ये देखिए आपका योजनाबद्ध आरेख है, यानी कि ये एकदम बना बनाया हुआ डायग्राम है, कि मतलब ये फिटिंग होके दिखाया गया कि ये कैसे है। ठीक है, तो ये आपका इसको कहेंगे योजनाबद्ध आरेख, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है, एकदम बना बनाया दिखाया गया है। ठीक है, जबकि वायरिंग आरेख में ड्राइंग दिखाया जाता है, स्थापना लेआउट में उसका व्यू दिखाया जाता है, जबकि ये योजनाबद्ध है, यानी कि कंप्लीट बनके तैयार है, एकदम कुछ नहीं करना, एकदम ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो योजनाबद्ध आरेख यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए आईसीडीपी स्विच जो होती है आयरन क्लेश डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्विच होती है, ये जो आपके घर में सबसे पहले लगाई जाती है, मीटर के बाद आईसीडीपी स्विच लगाई जाती है। तो दिया है कि बड़े औद्योगिक स्थान में, तो बड़े औद्योगिक स्थान में इसका यूज नहीं करते हैं। कह रहा है मुख्य शाखा परिपथ का नियंत्रण इसमें भी नहीं करेंगे। दिया है कि सिंगल फेज घरेलू स्थापना में, और डी है 3 फेज शक्ति परिपथ में, तो 3 फेज में भी नहीं करते, ये हम घरेलू डोमेस्टिक में करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंगल फेज घरेलू स्थापना में आईसीडीपी स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है काय कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? मतलब इसमें देखिए ये सारे चारों ऑप्शन है ना, इसमें से एक भिन्न है। ठीक है, देखिए फ्यूज है आपका, ये भी कटआउट में लगाते हैं, इंटरमीडिएट स्विच है जो ऑन ऑफ करने के लिए है, और पेडेंट लैंप होल्डर ये क्या करता है? इसमें आप बल्ब लगाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? कंट्रोल डिवाइस है, जबकि सीलिंग रोज अलग है। सीलिंग रोज क्या करता है? तार को या फैन को डाउन करने के लिए लगाते हैं। तो ये उपकरण, ये स्विच सारी हो गई, तो हमारा डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा, सीलिंग रोज। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? तो देखिए डीसी जो श्रृंखला एमसीबी का यूज हम लोकोमोटिव में करते हैं, इसमें करते हैं लोकोमोटिव में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, लोकोमोटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा, यानी कि कहने का यह मतलब है कि जब आपका फ्यूज शॉर्ट सर्किट होता है तो कितने टाइम में ब्रेक हो जाएगा, वो पूछ रहा है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समय गुणांक, फ्यूजिंग गुणांक, कट ऑफ गुणांक, या फ्यूजिंग धारा, उसको कहते हैं
फ्यूजिंग फैक्टर। किक का भी है, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे? फ्यूजिंग फैक्टर। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, फ्यूजिंग फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? तो ट्री सिस्टम जो है वो क्या करते हैं? बहुमंजिला इमारत पे करते हैं ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम, ट्री सिस्टम जो है बहुमंजिला इमारत पे करते हैं, एक के ऊपर एक, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग। ठीक, तो ये जब बिल्डिंग बनाते हैं तो आपका उसके लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, बहुमंजिला भवन। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, बहुमंजिला भवन। देखिए, सुरक्षित डंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होगा? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये डंडा है, अब इसको हमको मोड़ना है, तो जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये बैंड हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो इसको सबसे पहले मोड़ने के लिए हम हिक्की का यूज करते हैं, और कम से कम जो गैप होना चाहिए वो 25 mm तक का होना चाहिए। कितना mm तक? 25 mm। ठीक है, अधिकतम आकार कितना रखना है? 25 mm। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 mm। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहा है कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? मतलब आपके होम थिएटर के जो घर पे होम थिएटर लगा उसकी वायरिंग और पावर वायरिंग, जो पावर सप्लाई होती है, उनको अलग रखना चाहिए ताकि एक दूसरे में व्यतिकरण से बच सके। अगर एक ही सर्किट में डाल देंगे तो आपका होम थिएटर सही से बजेगा ही नहीं, ट्यूनिंग करेगा। ठीक है, तो व्यतिकरण से बचने के लिए, तो बिजली के व्यतिकरण से बचे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रकाशित परिपथ का क्या नाम है? एक देखिए सर्किट डायग्राम है जिसमें 4 को बल्ब लगा है और 4 स्विच लगी हुई है। ठीक है, ये कौन सी वायरिंग है? जैसे हमारी टू वे वायरिंग हुई, गलियारा की वायरिंग होती है, सुरंग की वायरिंग होती है, हॉस्टल की वायरिंग होती है, इसी तरह ये कौन सी वायरिंग है? तो देखिए ये गलियारा की वायरिंग, यानी कि कोई गलियारा है, आप उसमें एक तरफ से जाएंगे, बल्ब को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑन करते जाएंगे तो जलता जाएगा, फिर जैसे जैसे जहां से वापस आएंगे वैसे वैसे बंद करते जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, गलियारा प्रकाश वायरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कंड्यूट हमारा देखिए ये है, मान लीजिए ये क्या है? कंड्यूट यानी कि पाइप। अब इस पाइप को यहां से मोड़ना है, ऐसे ऐसे बनाना है, तो इसको मोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम हिक्की का उपयोग करते हैं। किसका करेंगे? हिक्की का। हिक्की से ही पाइप को मोड़ा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो कम करंट के लिए यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही जाएगा? पहला मिनट कंट्रोल ब्रेकर तो होगा नहीं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ऑप्शन बी दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। मिनिमम करंट ब्रेकर नहीं होता है, मैक्सिमम करंट ब्रेकर भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला देखेंगे, देखिए ईएलसीबी, अगला क्वेश्चन कर रहा है ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? तो ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का हम कहाँ यूज करते हैं? अपने घरों में लगाते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए कोई तार आपने टच कर दिया हाथ से तो आपको करंट लग जाएगा, तो ये उससे सुरक्षा करती है, अतिरिक्त धारा को ये ग्राउंड कर देती है, अपने पास ले लेती है। ठीक है, तो ईएलसीबी का यूज करते हैं, इसे
कहते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका मतलब होता है अवशेष धारा को देखना। ठीक है, दिया परिपथ में दोष खोजना नहीं, अवशेष धारा को देखना होता है जो कि रेजुएट करंट को ओवर होती है उसको कंट्रोल करती है और उपकरण को सुरक्षा, उस उपकरण की सुरक्षा नहीं करती है। लघुपथन से उपकरण की सुरक्षा भी नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सुनिश्चित करने के लिए लाइन ओवरलोड तो नहीं है। बी दिया स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए दिया, ताकि इंसान को बिजली झटके से बचाया जा सके। तो ये दिया स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, वोल्टेज बना रहेगा, फ्यूज लगा रहेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या होता है। दिया वर्गाकार पाइप में बाह्य थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। दिया है कि आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। तो जो डाई स्टॉक होता है वो क्या करता है, हमारा बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्या है, आउटलेट एसोसरीज, सेफ्टी एसोसरीज, होल्डिंग एसोसरीज या सामान्य एसोसरीज। तो ये क्या है, सामान्य एसोसरीज है, जनरल एसोसरीज है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है। यानी वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो परिपथ होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। दिया है कि सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, सीधे रेखा पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है। डी दी रेखा किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ कार्य यही होता है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दिया है कि यल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से उपकरण प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो यल जो श्रेणी के साथ होती है जनरल लाइटिंग में करते हैं हम, न कि मोटर में करते हैं, न एयर कंडीशनर में न करते हैं, न हेलोजन में करते हैं, बल्कि जनरल लाइटिंग में करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनरल लाइटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों की जाती है। कह रहा आपके जो घरों में वायरिंग आप करवाते हैं तो लूप मेथड से करते हैं। लूप मेथड में सबसे फायदा ये होता है कि कट बहुत कम होता है और फॉल्ट को ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, तो दिया है कि दोषों की पहचान करना आसान है, कोई अलग से जोड़ का उपयोग नहीं किया जाता, अधिक संख्या में टेपिंग की जाती है और अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अलग से जोड़ की कोई उपयोग नहीं किया जाता, अलग से कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ता है लूपिंग वाले वायरिंग में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, दिया है ये देखिए एक सर्किट डायग्राम खींचा गया है, तो इसमें पूछा है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए ये एक स्विच है, इस तरीके से बना हुआ है और इस पे 8 लिखा, तो इसको बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। और लिम्ब पर इससे बना के 2 लिख जाए या 4 लिख जाए
तो लिंब पर जितना लिखा जाए उतने तारों की संख्या है। तो दिया है कि लिंब पर तारों की संख्या, तो ऑप्शन ए सही जाएगा, लिंब पर तारों की संख्या। बी है कनेक्ट होने के लिए स्विच की संख्या नहीं, स्विच की संख्या नहीं, तार की संख्या दिखाया जाता है कि कब तार निकला है। अगर 8 लिखा है तो इसमें 8 तार गया है, 4 है तो 4 तार गया है, 2 है तो 2 तार गया है। चलिए अगला सवाल है कि वायरिंग विधि का क्या नाम है। ये देखिए वायरिंग की गई है, ये देखिए ये सब बल्ब लगा हुआ है और सबका न्यूट्रल एक जगह है, न्यूट्रल। और ये देखिए संयुक्त बॉक्स में फ्यूज लगा है। तो ऑप्शन ए ज्वाइंट बॉक्स मेथड। बी दे रखा है लूपिंग बैक विधि दिया है। डी सी दिया है प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। डी दे रखा है प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। ठीक है, तो ये संयुक्त का मतलब कि लूपिंग बैक मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका बी। अगला चलेंगे, देखिए आरेख का नाम क्या है। देखिए एक डायग्राम है और इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल किया गया है, यानी कि यहां से भी ऑन हो जाएगा और यहां से भी ऑफ हो जाएगा, यहां से भी ऑन हो जाएगा, यहां से भी ऑफ हो जाएगा एक ही बल्ब को। तो ऐसे वायरिंग को हम जीने की वायरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीने की वायरिंग है, स्टेयरकेस वायरिंग। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सीढ़ी की वायरिंग। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सीढ़ी की वायरिंग। गोदाम की वायरिंग नहीं होगा, ना हॉस्टल की वायरिंग है, ना सुरंग वायरिंग। ऑप्शन ए से हो जाएगा सीढ़ी की वायरिंग। इसमें देखिए 2 वे स्विच है और एक बल्ब है, एक बल्ब को दो जगह से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला देखिए एक रिले दिया हुआ है, ये कौन सा रिले है? अब पहला है इंपल्स रिले, बी दे रखा है ड्राई रीड रिले, सी दे रखा है लैचिंग रिले, डी दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। दिया है कि ऑर्थोडॉक्स लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ईएलसीबी ट्रिपिंग करंट 30 एम्पियर 30 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? वोल्टेज तो देखिए यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम ले लेंगे जेड बराबर के आपका, जैसे V इक्वल टू होता है आई आर, उसी तरह जेड इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, तो जेड की वैल्यू V बराबर होता है आई जेड, तो जेड बराबर हो जाएगा V अपान के आई। तो वोल्टेज ले लेंगे, मान के चलिए 220 या 230 और 30 माइक्रो मिली एम्पियर। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अब वोल्टेज यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अब 230 लिया है, 220। ठीक है, तो उस हिसाब से हम करेंगे तो यहाँ पे 1666 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक वायरिंग का फिगर बनाया गया है, तो दिया है कि कौन सा वायरिंग का यह प्रकार है। ठीक है, तो दिया है कि पहला है सीटीएस वायरिंग, दूसरा दिया है क्लीट वायरिंग, सी दे रखा है पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, डी दे रखा है केसी और केपिंग वायरिंग। तो ये आपका सीटीएस वायरिंग है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा सीटीएस वायरिंग। ठीक है, चलिए तो ये आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ सीटीएस में बी क्लीट वायरिंग हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेते हैं। दिया है बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पे थ्रेड की लंबाई क्या होती है। तो बीएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की जो लंबाई होती है वो 13 से 25 एमएम रखते हैं। कितना? 13 से 25 एमएम। ठीक है, कितना एमएम? 13 से 25 एमएम। अगला है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि गैस टाइप विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट इस्तेमाल किया जाता है? लचीले कंड्यूट, कठोर इस्पात कंड्यूट, कठोर अधात्विक कंड्यूट या फ्लेक्सिबल नॉन मेटेलिक कंड्यूट। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि कठोर इस्पात कंड्यूट का क्या करते हैं हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कठोर इस्पात कंड्यूट। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कह रहा देखिए सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर क्या होती है कि हमारे इलेक्ट्रिक परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम करती है, यानी कि ऑन करती है और ऑफ करती है। कब? असामान्य स्थिति में, जैसे कोई शॉर्ट हो गया तो ऑन करेगी, ऑफ कर देगी, फिर नॉर्मल हो गया तो ऑटोमेटिक ऑन कर देती है। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में संपर्क करना, बी है असामान्य स्थिति में संपर्क करना, सी है असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, और डी है असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क तोड़ना। असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क तोड़ना, ये तो ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक ये तोड़ देती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है? तो एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी होती है जो ओवरलोड होते हैं या ओवर करंट होता है तो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और सर्किट को ओवरलोड होने से बचा लेती है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाना। कह रहा है कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? ठीक है, तो देखिए जो रेजिडुअल करंट होता है हमारा, रेजिडुअल करंट से हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, झटके से सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है झटके से सुरक्षा, बी है ओवरलोड से सुरक्षा, सी है प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट, और डी है लीकेज धारा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झटके से सुरक्षा हो जाएगा, प्रोटेक्शन से सुरक्षा। दिया है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो देखिए जो अस्थायी निर्माण होता है, अस्थायी मकान के लिए हम क्लीट वायरिंग करते हैं। क्लीट वायरिंग क्या होती है कि एक लकड़ी की पट्टी रहेगी, इस तरीके से लकड़ी की पट्टी ठोक के इसी पे क्या करते हैं, वायर को लगा देते हैं, वायर को इस तरीके से लगा के पट्टी से कस देते हैं। ठीक, तो उसको कहते हैं क्लीट वायरिंग, ऑप्शन ए से हो जाएगा क्लीट वायरिंग। तो वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर कहाँ लगाया जाता है? तो देखिए लूपिंग जो सिस्टम है वो हमेशा सॉकेट के संयोजन में लगाते हैं, यानी कि लूपिंग करने का मतलब ये कोई हमारी सॉकेट है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो जब इसमें से इस पे जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं लूप मारना, लूप। तो यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ेंगे सॉकेट संयोजन से, तो हमारा डी सही हो जाएगा। कह रहा है कितने लिंक क्लिप BIS के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जा सकते हैं? तो देखिए कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है, जब हमारा वायरिंग होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रल के सारे कनेक्शन एक एक जगह एक ही पॉइंट पे डाले जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम हम 100 क्लिप डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं? 100 क्लिप। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। दिया वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? तो ये देखिए एक इसमें एक 2 वे स्विच है, एक सिंगल स्विच है और 2 लैंप है। तो ये क्या करती है कि 2 लैंप द्वारा 2 स्विच नियंत्रित, दिया एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन। तो इसमें क्या है, एक लैंप तेज चलेगा और 2 लैंप मंद संचालन। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। दिया है कि होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? तो मैं बताया था कि व्यतिकरण से बचने के लिए। तो आपका हो जाएगा ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान में क्या होगा। तो देखिए अगर उसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समान रहेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, घटेगा, अनंत ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। मतलब पोर्टेबल उपकरण का मतलब होता है किसी को उठाए और यहाँ से वहां तक लेके चले गए, उसको कहते हैं पोर्टेबल। तो उसमें उठाने के लिए हमें आउटलेट एसेसरीज लगाई जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आउटलेट एसेसरीज। सुरक्षा के सामान, पकड़ने योग्य सामान और नियंत्रण सामान डी है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। दोहरा कुचालक, कार्यात्मक कुचालक, प्रबलित कुचालक और पूरक कुचालक। तो हमारा जो है कि रेनफोर्स्ड इंसुलेशन जो है बुनियादी सुरक्षा के लिए अच्छा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। नियंत्रण सामान, पकड़ने योग्य सामान, सुरक्षा के सामान और निर्गत सामान। तो हमारा सेफ्टी एसेसरीज आता है। फ्यूज क्या करता है, जब कोई सर्किट वगैरह शॉर्ट होती है या कोई दिक्कत आती है तो फट से ब्रेक हो जाता है और हमारा परिपथ बंद हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत आएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसीसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो ईसीसी का फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्या होगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अगला चलेंगे, कह रहा है कि हाइड्रोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार एमसीबी उपयुक्त है। तो देखिए कह रहा है कि पीएल सीरीज जो है आपका किसमें लगता था, घरेलू वायरिंग में। आपका हाइड्रोजन लैंप के लिए जी सीरीज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जी सीरीज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एल श्रृंखला लिख दिया, गलत है, जी सीरीज हो जाएगा। अगला है, कह रहा 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप के धारक का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो उसके लिए किसका करते हैं, गोलीय पेच होल्डर का यूज किया जाता है 300 वाट से ऊपर के लिए। चलिए अब अगला है, पूछा AWG का विस्तार क्या है। AWG, तो इसको बोलते हैं अमेरिकन, क्या बोलते हैं, अमेरिकन वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अमेरिकन वायर गेज। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा विश्व का नाम क्या है। तो ये देखिए एक इंटरमीडिएट स्विच का फिगर है, इसको, इस फिगर को देखेंगे, 4 लूप है, तो इसमें इसको इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं। किसका चित्र है, इंटरमीडिएट स्विच का। लैंप का नहीं है, 2 वे स्विच का नहीं है, इंटरमीडिएट का है, या बहुस्थिति का भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखिए पूछा है कि आरेख का नाम क्या है। ठीक है, तो वायरिंग आरेख, परिपथ आरेख, स्थापना लेआउट या लेआउट डायग्राम है। तो क्या है, ये लेआउट डायग्राम है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेआउट डायग्राम।
चलिए, तो आज का ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, बेसिक वायरिंग और प्रैक्टिस। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परीक्षा की तैयारी को बनाए रखें। परीक्षा नज़दीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।